एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एटेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, और हाँ, इसका पीडीएफ नोट आपको कैसे मिलेगी इसके बारे में आपको जानकारी मैं दूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराऊंगी, और हाँ, पूरा क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराने वाली हूँ आपको, सो डोंट वरी। और इस बार मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा आंसर आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार बोला है कि मैम शॉर्ट में लिखो, मतलब आप लोग शॉर्ट में पढ़ाते हो, तो क्या शॉर्ट में आंसर लिखना रहता है? नहीं, शॉर्ट में तो नहीं लिखना रहता है, उसे तो लॉन्ग में ही लिखना रहता है ना, क्योंकि नंबर चाहिए तो लॉन्ग में ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो तुलनात्मक राजनीति का एकदम अर्थ एवं परिभाषा मैं आपको बताने जा रही हूँ, और हाँ, इसी तरह ही आपको एग्जाम में लिखना है। यही फॉर्म में फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे चांसेस है, अगर आप इसी तरह फॉर्मेट में लिखते हो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आप तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताओगे कि यह विभिन्न राजनीतिक प्रणाली, संस्थाओं, प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन है, जो समानताएं, अंतरों की पहचान कर राजनीतिक व्यवहार और शासन को स्वरूप समझने में मदद करता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि हेडिंग वाइज है। ठीक है, हेडिंग वाइज लिखने से क्या होता है, आपको बहुत ही बेनिफिट होता है और आपके एग्जाम में थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आप किसके अकॉर्डिंग लिखोगे? पहले तो राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है, किस इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जो कि विभिन्न देशों, सरकारों, राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करके राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं की व्याख्या करती है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, या विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों जैसे कि लोकतंत्र, तानाशाही, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका की तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित करता है। समानताओं के अंतर की पहचान पे देखते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीतिक उद्देश्य विभिन्न राज्य प्रणालियों में समानताएं, अंतरों की पहचान करना, ताकि राजनीतिक व्यवहार और शासन के स्वरूप को बेहतर ढंग से समझा जा सके। ठीक है, तो आपको इस अकॉर्डिंग करना है। ये देखिए, ये एक हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे मैं टॉपिक वाइज इसे बता दी हूँ। ठीक है, ये हमारा एक प्रकार का क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसे मैं टॉपिक वाइज इंक्लूड कर रही हूँ, अगर शॉर्ट में आ गया तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली और आर्थिक कारकों के बीच संबंध पर जोर देता है, जैसे कि आर्थिक समानताएं राजनीतिक स्थिरता को जन्म दे सकती है, या कैसे राजनीतिक निर्णय आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली और समाज के बीच संबंध पर जोर देता है, जैसे कि समाज संरचनाएं राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है, या कैसे राजनीतिक प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन को जन्म देती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप कुछ हेडिंग लिख सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अगर आप जो पीडीएफ नोट इसका लोगे, देखो पीडीएफ नोट कैसे मिलेगा आपको, मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा, एंड आपको वहां से आपको सारे पीडीएफ नोट प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, मेंबरशिप आपको टेलीग्राम से प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा दिया हुआ है, डेबिट के आगत व निर्गत सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो डेबिट स्तर आगत निर्गत सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करेगा, काफी बार रिपीटेड आया हुआ है ये। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, नेक्स्ट आएंगे व्याख्या के रूप में। आपको मैं बताती हूँ कि इनपुट क्या होता है, मांगे और समर्थन, इसी प्रकार लिखना है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला मैंने पीडीएफ खुद बनाया हुआ है, आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा था। कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा दिया था ना कि आपको ऐसी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो पहला तो आता है मांगे और समर्थन। ठीक है, डिमांड्स और सपोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आएंगे राजनीतिक व्यवस्था क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम है, एंड निर्गत के बारे में दिया हुआ है, निर्गत की प्रक्रियाएं क्या है, फीडबैक क्या है, संतुलन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, उसके उदाहरण क्या क्या है, सारी चीजें मैंने आपको इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, जिनके पास ये पीडीएफ नोट्स आएगा वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा उनके लिए, एंड पेपर उनका बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि अगर इस अकॉर्डिंग अगर वो पढ़ते हैं तो आई होप आप लोग का बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा, एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो डेबिट सिस्टम के आगत निगत सिद्धांतों को देखो, निष्कर्ष के रूप में भी मैंने बता दिया। ठीक है, निष्कर्ष भी इंक्लूड कर दिया, ताकि आपको कहीं से ढूंढना होना पड़े कि निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। तो आइए मैं इसका निष्कर्ष पढ़ा देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डेबिट सिस्टम का आगत निर्गत सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक गतिशील और प्रतिक्रियाशीलता प्रणाली के रूप में देखता है, जहां आगत व निर्गत के बीच एक सतत संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, आमंड के संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत बताइए। तो आमंड क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, आपको मैं समझा देती हूँ कि आमंड के संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था को समाज के विभिन्न तत्वों के एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जहां इनपुट जैसे कि इनपुट राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, और आउटपुट में जैसे नीति निर्माण और कानून के बीच एक संबंध बनाता है।
ठीक है। आमंड के संरचना सिद्धांत कुछ मुख्य बातें हैं, कुछ पॉइंट है, इसे नोट करिएगा कि ये प्रणाली के रूप में देखना, संस्कृति की भूमिका, इनपुट आउटपुट के रूप में देखना, है ना। इसमें कार्यात्मक संरचनात्मक क्या उपगम है, इसका निरीक्षण क्या है, सारी चीजें में इंक्लूड है। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा यूनिट वाइज सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ। ठीक है। एंड यूनिट 1 में हमारा कुछ 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, नेक्स्ट हम यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हमारा है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को समझाना है। ठीक है। तो राजनीतिक अवधारणा क्या होती है संस्कृति की? तो राजनीतिक संस्कृति बताती है कि संस्कृति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। हर राजनीतिक व्यवस्था एक खास राजनीतिक संस्कृति में अंतर्निहित होती है, और राजनीतिक संस्कृति वह जो लोग मतदाता, निर्वाचक मंडल और उस राजनीतिक व्यवस्था की अपनी समझ के आधार मानते हैं और करते हैं जिसमें वो खुद पाते हैं। ठीक है। अब निष्कर्ष के रूप में ये जरूर लिखेगा, ये लास्ट वाले पॉइंट में निष्कर्ष के रूप में है। ठीक है। राजनीतिक सत्ता उन विचारों नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करती है जिनमें हमारे सामाजिक विजन, जीवन, सरकार, संविधान के आकार ग्रहण करना, स्वतंत्र, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्म विशेषता जैसी अवधारणाओं को अर्थ स्पष्ट करता है। ठीक है। तो चलिए यूनिट 2 में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे यूनिट 2 में आता है, पहला क्वेश्चन है संविधानवाद क्या है। अवधारणा व तत्वों के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। ठीक है। जिसका अवधारणा और तत्व मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी। ठीक है। तो देखिए इसका बहुत ही लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारी चीजें पॉइंट इंक्लूड किए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो हमारा आता है संविधानवाद क्या होता है। तो देखिए संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करने, संविधान के नियमों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता पर जोर देती है। ठीक है। इसके नियमों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता पे जोर देती है, जिसमें सामान्य शासन को बचा सके, कानून का शासन स्थापित हो सके। ठीक है। अवधारणा देख लीजिए, इसकी अवधारणा में पॉइंट वाइज लिखी हूँ एंड आपको तत्व इसका हेडिंग वाइज मिलेगा। ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है, आपका थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है, मैंने पहले भी बताया था। संविधान का अर्थ है कि सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर होनी चाहिए, न कि मान्य ढंग से। ठीक है। यह सिद्धांत सरकार को नियंत्रित करने, नागरिकों के अधिकार को रक्षा करने के लिए लिखित संविधान की आवश्यकता पर जोर देती है। संविधान कानून के शासन होते को बढ़ावा देती है, यह सरकार की किसी भी कानून के अधीन नहीं होती है। ठीक है। अधीन होती है। आएगा नेक्स्ट आएगा संविधानवाद उद्देश्य मनमानी शक्ति के प्रयोग से बचना और नागरिकों के अधिकारों को स्वतंत्रता से रक्षा करना है। ठीक है। इसका तत्व देख लेते हैं। पहला तो आता है लिखित संविधान, शक्तियों के विभाजन, संविधान की सर्वोच्च एंड न्याय की स्वतंत्रता। ठीक है। एंड एप्पल भी खा सकते हैं आप लोग, थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नागरिक अधिकार मनमानी, उसका उद्देश्य भी मैंने बता दिया। ठीक है। उद्देश्य भी देख लो, मनमानी के शासन से बचाओ, कानून का शासन, नागरिकों की अच्छा अधिकारों की रक्षा करना, स्थिरता में न्यायसंगत समाज और उत्तरदायी में पारदर्शिता। ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट आपके क्या थे, तत्व थे। ठीक है। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, चीजें पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना एग्जाम देने के पहले। बाकी आपको अगर पीडीएफ नोट चाहिए होगा तो टेलीग्राम से बताना। नेक्स्ट आएंगे उदारवादी मार्क्सवादी संवैधानिक के पश्चिम सिद्धांत की व्याख्या करनी है। ठीक है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवाद समाजों में व्यक्ति वर्ग संबंधों का आकार लेते, यही कारण है कि लोगों के समझाओ और जरूरतों और हितों के उत्पादन उस तरीके से निर्धारित किया जाता है जो उस समाज की विशेषताओं जिसमें कि वो निवास करते हैं। ठीक है। इसका सिद्धांत भी मैंने अलग से बता दिया ताकि अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप लोग ऐसे पढ़ लेना। ठीक है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है, विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत इस विचार पर केंद्रित है कि सच्चा कि विकास केवल समाज में आमूल परिवर्तन के माध्यम से ही हो सकता है, जिसमें पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना है और समाजवाद की स्थापना शामिल करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्क्सवादी सिद्धांत। नेक्स्ट आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आते हैं। अस्तित्व बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को समझाना है। ठीक है। तो अस्तित्ववाद को एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंस एंड बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है। ठीक है। दोनों ही विभिन्न संस्कृतियों समाजों के शक्तिपूर्ण शांतिपूर्ण रहने और सहअस्तित्व लड़ने की अवधारणाएं हैं, लेकिन बहुसंस्कृतिवाद एक कदम आगे बढ़कर संस्कृति विविधता को प्रोत्साहित और संरक्षित करने की बात करता है। ठीक है। अब देखिए अस्तित्व क्या होता है, बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है, पॉइंट वाइज समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ विभिन्न संस्कृति, धर्म और यहाँ समूह के एक स्थान पर एक ही समय में बिना किसी संघर्ष या टकराव के रहते हैं। यह एक स्थिति है जहाँ विभिन्न संस्कृति और समूहों को एक दूसरे से शांतिपूर्वक और सम्मान के साथ रहने की अनुमति देती है। ठीक है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ विभिन्न संस्कृति और समूह के एक दूसरे के साथ सहयोग करने और दूसरे को सीखने की अनुमति है। ठीक है। अब बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है, यह एक सहअस्तित्व की अवधारणा को आगे बढ़ाकर संस्कृति विविधता को प्रोत्साहित और संरक्षित करने की बात करता है। यह मानता है कि विभिन्न संस्कृतियों के सदस्य शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकते हैं और संस्कृति विविधता से संरक्षित समान और प्रोत्साहन को समाज में समृद्ध होता है। ठीक है।
ये सारे पॉइंट्स से बहुत सारे पॉइंट है, सारे एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। उदाहरण भी देख सकते हो, ठीक है, उदाहरण भी आपको बहुत सारे दिए हुए, उदाहरण भी नोट कर लेना इसका, ठीक है। अब आता है यूनिट 3 में हमारा आता है, ठीक है। तो यूनिट 3 में देखते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की दर प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन की व्याख्या करनी है। ओके, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वर्तमान ब्रिटेन एक बहुदलीय लोकतंत्र है, जिसमें से ये दो बृहत्तम जैसे राजनीतिक दल और कंजर्वेटिव पार्टी का लिबरल पार्टी हो, ठीक है। ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली एक बहुदलीय प्रणाली है और इसका जो चुनाव हुआ था कब हुआ था, 25 मई 2024 तक। आयोग ने ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी आयरलैंड में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 393 बताई है। 19वीं सदी के मध्य से पहले यूनाइटेड किंगडम की राजनीतिक विहंग और टोरीज का प्रभुत्व था, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, सेकंड क्वेश्चन में है संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका के बारे में आपको बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं, एक द्विसदनीय विधायिका जिसमें कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा शामिल है, ठीक है। इसका कुछ पॉइंट है, इसे नोट करिएगा। मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। द्विसदनीय विधायिका, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, शक्तियाँ, कार्य, ठीक है, बैठकें, ये सारे आपके अमेरिकी शासन के विरुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद भवन के बारे में, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संसद भवन एक सक्रिय कार्यालय भवन है और विश्व में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के सर्वाधिक अभी के प्रतीकों का एक है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका के बारे में आपको बताना है। तो स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका, जिसे संघीय सभा में भी कहा जाता है, एक द्विसंघीय संसद में जिसे राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद में शामिल है, ओके। इसके बारे में कुछ जानकारी है, संघीय सभा है, राष्ट्रीय परिषद है, इस साल के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एंड इसका कैंटन के बारे में है, भाषाएं हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इंक्लूड कर दी ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, यूनिट 4 में है हमारा, 4 में दिया हुआ है ब्रिटेन की कार्यकारी नौकरशाही की तुलनात्मक अध्ययन की व्याख्या करनी है। तो ब्रिटेन में कार्यकारी नौकरशाही, जिसे सिविल सेवा भी कहा जाता है, यह एक महत्वपूर्ण संस्था है जो सरकार की नीतियों को लागू करने और देश के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नौकरशाही मंत्रियों के नेतृत्व में संसद के प्रति जवाबदेही होती है। इसके कामकाज में योग्यता, निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांत शामिल होते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने खुद से बनाया है, हैंड रिटेन नोट्स, इसको समझिए, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, पहले तो आपको विशिष्टताएं आता है, पहला पॉइंट है इसमें राजनीतिक तटस्थता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, योग्यता आधारित क्या है, संवैधानिक रूप से स्वतंत्र, मंत्रियों के प्रति जवाबदेही, विशेषज्ञता, एंड इसमें आएगा पदानुक्रम, संगठन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अन्य देशों की तुलना में क्या क्या है हो जाएगा, संयुक्त अमेरिका, फ्रांस, एंड कुछ और पॉइंट है भारत, एंड लास्ट में आपका निष्कर्ष आएगा, ठीक है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी आंसर को कंप्लीट करने के लिए कंक्लूजन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कंक्लूजन लिखना एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि निष्कर्ष क्या है, आपके पूरे आंसर को अच्छे से आपको इसमें रिजल्ट देता है, ठीक है। निष्कर्ष का मतलब क्या है कि आपने क्या आंसर लिखा, उसका रिजल्ट क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, निष्कर्ष यही बताता है, ठीक है। तो निष्कर्ष लिखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रिटेन की कार्यकारी नौकरशाही एक महत्वपूर्ण संस्था है जो सरकार की नीतियों को लागू करने और देश के कामकाज को सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नौकरशाही मंत्रियों के नेतृत्व में संसद के प्रति जवाबदेही होती है। इसके कामकाज में योग्यता, निष्पक्षता, तटस्थता के सिद्धांत शामिल होते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट इंक्लूड हो गए इसमें ना। नेक्स्ट आएंगे, ब्रिटिश संविधान के अभिभावक की भूमिका निभानी है आपको। तो ब्रिटिश संविधान में अभी में अलिखित लेकिन महत्वपूर्ण संवैधानिक नियमों का एक समूह है जो लिखित संविधान के साथ मिलकर शासन और संविधान को लचीला बनाता है। इसकी कुछ भूमिका के नियम है, पहला तो अलिखित नियम है, संवैधानिक ढांचा है, राजतंत्र और सरकार है, ठीक है। उदाहरण के रूप में भी है, उदाहरण जरूर लिखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लचीलापन है, लास्ट में आपका निष्कर्ष आता है, ठीक है। तो निष्कर्ष फिर से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे पॉइंट में मैंने निष्कर्ष बता दिया है। अब आते हैं यूनिट 5 में, हमारा पहला क्वेश्चन आया है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और केंद्रीय प्रणाली समझानी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि थोड़ा सा आपको टफ वर्ड है इसमें, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र उत्पत्ति स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक लंबी परंपरा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उत्पत्ति मध्य युग से अंत तक पता लगाया जा सकता है। पुरान रूप में मतदाता की सभा जो महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा और निर्णय करती है, जैसे कुछ भागों में 1291 पुरानी स्विस संघ की स्थापना के बाद प्रचलित स्विट्जरलैंड की मौजूदा प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली की उत्पत्ति औपचारिक रूप से किए गए जनमत सर्वेक्षण और अक्षर जनमत संग्रह में 19वीं सदी के लोकतंत्र के प्रयोगात्मक चरण में निहित है, जब स्विट्जरलैंड यूरोपीय महाद्वीप पर राजशाही घिरा हुआ था, जिसने लोकतंत्र के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया है, ठीक है।
एंड द नेक्स्ट आते हैं, द लास्ट हमारा क्वेश्चन है, चीनी राजनीति में सेना और कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका आपको बतानी है। अक्टूबर 1949 में माओ ने बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की थी। तब CCP ने चीन पर शासन किया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA पर उसका एकमात्र नियंत्रण रहा है। ठीक है, जो चीनी भाषा इसमें दिया हुआ है, आप लोगों को तो लिखने नहीं आएगा तो मत लिखिएगा। ठीक है, चीनी भाषा लैंग्वेज ऐसे से ड्रॉस कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ये पूरा लिखना है। क्या लिखना है चलिए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट। जोंगियो गोगा चनान जोंगयांग वेन्योंग शूजी अंग्रेजी जनरल इसका है। ठीक है, इसको आप ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इसका, क्योंकि वहाँ के पार्टी का नाम है ये, तो उसको लिख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको पूरे क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करिएगा। और हाँ, कुछ जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको इसी के अकॉर्डिंग कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।